हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। एक ऐसा सेगमेंट लेके आया हूँ मैं जिससे बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं दो तरीके से। बहुत ध्यान से सुनना। एक ऐसा, अरे लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल है, आसानी से कर लूँगा मैं। लेकिन जब पैसेज पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न देते हैं, तब समझ ही नहीं आ रहा होता अच्छा कौन सा अजम्पशन करेक्ट, कौन सा कॉज एंड इफेक्ट फिट होगा, कौन सा इन्फ्रेंस हो जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा लेके आने वाला, आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता है, बड़ा मुश्किल सा लगता रहता है। तो एक जगह जब बच्चा मिसकंसेप्शन दिमाग में बिठा लेता है कि अरे ये तो बहुत ही चीज़ मैं तो बड़े आसानी से कर दूंगा, वहीं दूसरी जगह पर बच्चे को ये लगता है कि अरे यार ये बड़ा मुश्किल सेगमेंट है, उसी सेगमेंट को ट्राई कर लेते हैं जो सॉल्यूशन करना, जैसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स एंड अदर चैप्टर्स। दोनों ही मिसकंसेप्शन है। ना तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी है जो आपको आप यूँ पढ़ें और तुरंत सॉल्व कर दें, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि ये थियोरेटिकल है, नहीं बड़ा प्रैक्टिकल होता है। और दूसरा, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है कि 5 चैप्टर से तो पांचों के रूल्स याद करने पड़ेंगे, ये वो नहीं। एक जनरल परसेप्शन क्रिएट करिए आप, जिसके बेसिस पर आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। आज की पूरी क्लास मेरी बेस होगी इसी पे। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आज सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा, वो इम्पॉर्टेंट होगा, वो बेस्ड होगा जो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी दे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, जो कुछ भी सीखने के लायक होगा सीखेंगे जरूर इसमें से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आरआरबी क्लर्क मीन्स ये सफलता तो लिख दिया बैच का नाम, ताकि आपको पता रहे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। मिक्स्ड है क्या, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट एंड बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मेंस लेवल। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान दो, which of the following inference cannot be complied with the text। ध्यान से सुनना, कैन नॉट बी। बच्चे कई बार इतने कंफ्यूज, इतने परेशान हो जाते हैं कि वो हाँ पूछ रहा है या ना, वो इसी में गलती कर लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये अभी के पेपर में बच्चों ने बात की हमसे कि सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये करके ये कर दिया, उसमें कैन नॉट देखा ही नहीं, ये बाद में रियलाइज़ किया अरे यार ये तो ये था। नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन एक बार सही से पढ़िए। अब इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? इन्फ्रेंस का बेसिक मतलब है कि आपका ये जो पैसेज गिवन है, इस पैसेज से कनेक्टेड बट फैक्ट बेसिस कंक्लूजन होना चाहिए। इन्फर करना पड़ेगा आपको, हो सकता है डायरेक्टली ना गिवन हो बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड चीज़ें होनी चाहिए, राइट? दो चीज़ें ध्यान रखिएगा इसमें। सबसे पहला ये कैन और कैन नॉट बड़ा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। कई बार नेगेटिव, कई बार पॉजिटिव पूछ लेता है, कई बार नहीं भी पूछता है। अब क्या लिखा है वो देखिए। लिखा है क्या, द क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब कुछ भी नहीं है, यहाँ से पढ़ना आपको। स्टेटमेंट 1 बाय स्टेटमेंट, द मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट इजीली विद एटमॉस्फेरिक एलिमेंट। कुछ ऐसे मेटल्स की बात की गई है जो आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, उसके रिएक्शन को चालू करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या, अल्फा एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स है, वाटर, वेपर, डस्ट, इट। अच्छा, इन सारी चीज़ों से आर कॉल्ड प्रीसियस मेटल। ओ मतलब वैसा मेटल जो इजिली रिएक्ट नहीं करता है एटमॉस्फेरिक एलिमेंट लाइक वाटर, वेपर, डस्ट, इटीसी से, उसको प्रीसियस मेटल बोला जाता है। ऑफ ऑल द प्रीसियस मेटल्स, प्लैटिनम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल। अब समझिए, बोला क्या गया कि वैसे सारे मेटल्स जो इजीली रिएक्ट नहीं करते हो उनको प्रीसियस मेटल बोला जाता है। किस चीज़ से? वाटर, वेपर, डस्ट से। और प्लैटिनम को क्या बोला गया? एक स्ट्रॉन्ग और मोस्ट ड्यूरेबल प्रीसियस मेटल। इसका मतलब प्लैटिनम भी इजीली रिएक्ट नहीं करेगा एटमॉस्फेरिक एलिमेंट लाइक वाटर, वेपर, डस्ट, इन चीज़ों से। अब क्या है ना, इस स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है प्लैटिनम के बारे में, मेटल्स के बारे में जो प्रीसियस होता है, उसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपसे नीचे कुछ पूछा गया होगा। बट मेक श्योर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ढूंढना है आपको, राइट? पहला क्या लिखा है? प्लैटिनम डज नॉट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक एलिमेंट। ये तो करेक्ट हो गया, नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों? तभी तो वो प्रेशियस मेटल में कंसीडर होगा। और बोला क्या है कि प्लैटिनम प्रेशियस मेटल है। नेक्स्ट, प्लैटिनम इज अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑन अर्थ। इसमें लिखा है
of all the precious metal, platinum is one of the strongest, है ना, अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। ये तो डायरेक्टली ही गिवन है, नेगेटिव की बात कहाँ की गई। प्लैटिनम इज प्रीसियस बिकॉज इट इज मेटल दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। नहीं, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने की है। पहली बात, ये प्रेसियस इसलिए नहीं है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ड्यूरेबल हो सकता है कि कुछ और भी हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो, ड्यूरेबल भी हो, लेकिन उसको कुछ ऐसी कंडीशन में रखा जाए जहाँ पर वो तुरंत रिएक्ट कर जाए वाटर वेपर और डस्ट से और वो ख़राब हो जाए, वो प्रेसियस नहीं कंसीडर होगा। प्रेसियस होने के उसके स्पेशलाइजेशन में, उसकी क्वालिटी में एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो रिएक्ट नहीं करता है। तो एक तो ये नेगेटिव हो गया, कौन से वाला, सी वाला। अब हमें समझना पड़ेगा किसको, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ये भी होता है क्योंकि बी और सी भी गिवन है, क्या पता बी भी हो सकता है बी और सी कंडीशन, लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि अगर बोथ बी एंड सी हो जाएगा तो बोथ ए और बी है, यहाँ पे एलिमिनेशन है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। समझिएगा, जब कभी लॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने हो तो सबसे पहले आंख खोल के, दिमाग खोल के आप ये देख लीजिए कि वो आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, दूसरा इन्फ्रेंस पूछ रहा है, कंक्लूजन पूछ रहा है, जंक्शन पूछ रहा है। कई सारे टाइम बच्चे लॉजिकल रीजनिंग में एक ही पैरामीटर पे सारे चैप्टर्स को दौड़ा देते हैं जो आपको गलत आंसर की तरफ ले जाएगा। डन, आई होप आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। क्या लिखा है, द स्टार्स दैट शाइन द ब्राइटेस्ट यूजुअली कंप्राइज ऑफ, अच्छा उसमें वेरियस ऑफ गैसेस कवरिंग अप टू 70% ऑफ टोटल साइज ऑफ द स्टार आर कॉल्ड डिस्टेंट सन्स। ध्यान से रखिएगा, देखिएगा इसको क्या बोला है कि डिस्टेंट सन्स बोला जाता है किसको, जो बहुत ज़्यादा चमकता हो। वो कंप्राइजेज होता है किससे, गैसेस से, एंड कवरिंग अप टू 70% ऑफ टोटल साइज ऑफ द स्टार। जो गैसेज होता है ना वो उस स्टार के 70% तक के साइज को मतलब बनाया है, उसी चीज़ से बना होता है और इसीलिए वो कुछ ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है कि गैसेस है तो उसमें वो जो जलने वाली कंडीशन होती है जो हम किस में समझते हैं, आप थोड़ा सा फिजन और फ्यूजन पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा, लेकिन अपन इतने डेप्थ नहीं जा रहे हैं। अपन यहाँ पर बस एक सिंपल चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई एक ऐसा स्टार है जो बहुत ज़्यादा यूजुअली चमकता है, उसको डिस्टेंट सन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वैसे जो स्टार है उनका 70% क्या होता है, वैरायटी ऑफ गैसेस होते हैं, राइट। अल्फा सेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंट सन्स, विच वन फॉलोइंग होल्ड्स। अब देखिएगा क्वेश्चन वैसा ही है इन्फ्रेंस वाला जैसा पिछला था, वहाँ पर कैन नॉट भी था, यहाँ पर यस का बोला गया है कि ये जो गिवन कंडीशन है इसमें कौन सा है जो 100% सपोर्ट करता है। इसमें एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक नाम दिया गया अल्फा सेन के बारे में बोला है कि लार्जेस्ट डिस्टेंट सन्स है। और लार्जेस्ट डिस्टेंस सन होने का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा शाइन करता होगा और उसका ऑलमोस्ट 70% जो वो पार्ट है वो डिफरेंट या वेरियस गैसेस से बना होगा। यही दिमाग में रखना है आपको। क्या लिखा है, अल्फा सन इज मोर देन 70% गैसियस, मोर देन 70% के अप टू 70% है, अप टू ज़्यादा से ज़्यादा 70% होगा, है ना, अप टू 70% तक। याद है आपको सेल में लिखा रहता है अप टू 10, हम समझ लेते हैं 10% मिल जाएगा, नहीं हो सकता 5% ही दे। क्यों, क्योंकि अप टू 10% लिखा है भाई, ऐसा थोड़ी गारंटी दे 10% 100% दे दिया। इसी में कई बार तो लोग सेल में जल के जाके कटा के चले जाते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा। मतलब पहला 100% करेक्ट नहीं है। द कोर ऑफ अल्फा सेन इज लेस देन 30% सॉलिड, हमें नहीं पता। अगर 30% से लेस सॉलिड हो गया इसका मतलब 30% से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गैसियस, हमें गारंटीड नहीं है। ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अल्फा सेन इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार, क्या कह रहा है कि ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है। यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा सन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंट सन। लार्जेस्ट डिस्टेंट सन किसको बोला जाता है, द स्टार्स दैट शाइन द ब्राइटेस्ट, यूजुअली ब्राइटेस्ट होता है। समहाउ करेक्ट लग रहा है, आगे वाला एक बार और पढ़ लेते हैं। अल्फा सन इज मोर देन 70% गैसियस, देयरफॉर इट इज डिस्टेंट, नो, नन ऑफ द अबव, नो, सो द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर सी। और ये फिर से कौन से चैप्टर का था, इन्फ्रेंस का ही था। डन। एक में मैंने क्या रखा था, कैन नॉट, ताकि आप सारे पॉजिटिव में से जो ना सपोर्ट करता है वो निकाल पाओ। दूसरे में क्या रखा था, होल्ड्स ट्रू पॉजिटिवली,
ताकि सारे में से जो पॉजिटिवली सपोर्ट करता हो वो गिवन था। नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है? अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस, राइट। अच्छा, मैं इन्फ्रेंस वाले सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं 30 सेकेंड्स के लिए हटता हूँ। आप इस क्वेश्चन का अगर सॉल्व करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो वीडियो, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करिए और आंसर करिए। इन्फ्रेंस वाले 2 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है क्या? इम्प्लिसिट अजम्पशन। अब 2 मिनट पहले अजम्पशन का सुन लो। अजम्पशन होता क्या है? अजम्पशन तब आप करते हैं जब आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता सब कुछ। जैसे सपोज कर लो, मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो हमारा V3S मॉल है, V3S मॉल के बाहर आपने एक दोस्त को एक किसी लड़की के साथ देखा। उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? आप अज्यूम करोगे, हो सकता है फ्रेंड है, हो सकता है रिलेटिव है, हो सकता है गर्लफ्रेंड है, हो सकता है अक्वाइंटेंस होगा, कोई सामने से मिल गया, बातें हो रही है। देयर आर ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स। क्या इसमें से किसी एक के बारे में मैं पूछ लूँ कि 100% श्योर बताओ, क्या बता पाओगे? नहीं। लेकिन इसी में से कोई एक राइट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट कोई एक होगा, हमें 100% नहीं पता कौन सा होगा। यही अजम्पशन होता है। अजम्पशन में बेसिकली आपको देखना क्या पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और आप जब स्टेटमेंट पढ़ो तो आप ये पूछना खुद से कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, और अगर आपके क्यों का आंसर इसमें गिवन होगा वो करेक्ट होगा। अब देख लीजिए पैटर्न यहाँ पर इम्प्लिसिट बेसिक क्वेश्चन है। कई बार एक्सप्लिसिट भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लिसिट का मतलब जो सपोर्ट ना करता हो, जो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो गिवन स्टेटमेंट का, दैट इज एक्सप्लिसिट। लेकिन जो सपोर्ट करता हो, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करता हो, वो इम्प्लिसिट। आइए देखिए क्या कहते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट एडल्ट्स नीड एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट टू बी वेल रेस्टेड। मतलब मैं कितने घंटे चाहिए? 7 से 8 घंटे अच्छे से रेस्ट होने के लिए। अब अजम्पशन गिवन है। अब आपको ये समझो कि ये क्यों दिया गया 7 से 8 घंटे रेस्ट। क्या उससे कम करेंगे तो नहीं होगा? क्या उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? उतना ही क्यों? बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर से नीचे आपको मिलेंगे, और जिसमें आंसर मिलेंगे वो समझ लीजिएगा करेक्ट है। क्या लिखा है? नॉट गेटिंग एनफ स्लीप कैन लीड टू डिमिनिश्ड ब्रेन परफॉर्मेंस। कह रहा है कि अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, क्या? नॉट स्लीप, अगर आपने प्रॉपर सोने की कंडीशन आपकी प्रॉपर नहीं रही तो आपके जो ब्रेन का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है? पीपल आर नाउ स्लीपिंग लेस देन दे डिड इन द पास्ट। कह रहा है कि अभी जो लोग हैं वो कम सो रहे हैं जितना वो पहले सोते थे। अब सिंपल सी बात बताइए, ये जो कंडीशन है रिसर्च सजेस्ट जो है 7 to 8 आवर्स का, इस पर रिसर्च ही क्यों किया गया? 7 to 8 आवर्स की बात ही क्यों कही गई? बोला गया कि रेस्ट अच्छे से लेने की बात क्यों कही गई? तो इस क्यों के पीछे बड़े सारे डिफरेंट पैटर्न हैं। हो सकता है कि जो लोग कम घंटे की नींद लेते हो उसके जो परफॉर्मेंस है दिमाग का वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, इस वजह से रेस्ट किया गया। मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा, ध्यान से सुनना, उसके बाद इसका आंसर बताऊँगा। उसमें एक क्वेश्चन में गिवन था, यूपी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट 400 प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसके नीचे 3-4 डिफरेंट अजम्पशन थे। अब मुझे ये बताओ, जब ये क्वेश्चन दिया गया, यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इतने सारे लोगों को रिक्रूट करने का, तो ये क्यों किया गया होगा? पहला, हो सकता है यूपी गवर्नमेंट में 4000 टीचर्स की सीट्स अवेलेबल हो सकता है यूपी गवर्नमेंट का ये प्लान हो कि आगे हमारे पास जो स्कूल्स बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, जो न्यू आ रहा है, उसमें इतनी की रिक्वायरमेंट। यूपी गवर्नमेंट को ये पता होगा कि अगर मैं 4000 टीचर्स को हायर करूंगा तो उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास फंड्स प्रॉपर होंगे, अकोमोडेशन के लिए प्रॉपर स्कूल्स होंगे, ये सारी चीज़ समझ रहे हैं। तो जैसे ही कोई स्टेटमेंट आपके सामने आता है उसका आंसर आपके क्यों में छुपा अगर हो तो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। मैं फिर से आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दे दिया है, आई होप आंसर बहुत क्लियर होगा। आंसर आपके कमेंट करिए, फर्स्ट, सेकेंड, नीदर, ईदर, बोथ, कौन सा
आपको करेक्ट लगता है। आपको जो भी करेक्ट लगेगा शेयर करिएगा कमेंट करके। अगर आपका आंसर राइट हुआ तो देखते हैं कुछ बेहतर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट में लिखा होगा विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक। ध्यान रखिएगा, इसमें 100% राइट या रॉन्ग की कंडीशन नहीं होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है दो डिफरेंट पर्सन्स की ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो क्या दोनों गलत हो जाएंगे? नहीं, हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल था कि सपोज कर लो आप एक रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते पे जिस तरफ से आप जा रहे हो उस रास्ते पे बारिश की वजह से हाफ ऑफ जो रूट है वो वाटर है और हाफ ऑफ जो रूट है वो सूखा है। और जो हाफ ऑफ द रूट जो सूखा है उसमें बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, रश है, आपको जाना है उधर। आपके पास 2 3 4 ऑप्शन है। पहला, आप सूखे वाले रोड से ही जाएंगे भीड़ के साथ चलते हुए। आप पानी वाले पार्ट से गुजर के चले जाएंगे, आपको जल्दी है। आप अपना उस टाइम का जाना पोस्टपोन कर देंगे। आप रूट बदल लेंगे। बड़े सारे ऑप्शंस है ना। अब मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं ये कह रहा हूँ तो वो गलत है, वो कह रहा है तो वो गलत है, वो कह रहा है तो वो नहीं, सब करेक्ट है अपनी अपनी जगह पर। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड कौन सा ज़्यादा करेक्ट होगा। चलिए रीड करते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। क्या लिखा है स्टेटमेंट में, शुड क्रिकेट बेटिंग बी लीगलाइज्ड इन इंडिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या क्रिकेट बेटिंग को इंडिया में लीगलाइज कर देना चाहिए, वो जो बंद कर दिया गया है ना अभी, क्या नाम, ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या ये सब, क्या उसको लीगल कर देना चाहिए? लीगल करना अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या आंसर है। आर्ग्यूमेंट, यस इट इज़ हैपनिंग एनीवे, व्हाई नॉट मेक इट लीगल। अच्छा, ये कह रहा है कि देखो ये वैसे भी तो चल ही रहा है, वो जो सट्टे बाजारी फ़ोन करके 20 30 40 6 ओवर 50 बन जाएगा, ये चल ही रहा है, वो छुपा छुपा के चल रहा है, वो क्यों ना उसको लीगलाइज कर दिया जाए। ये एक आर्ग्यूमेंट है। मैं 100% सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा मत मानना कि मैं कह रहा हूँ तो मैं ही करता हूँ। नो, ये मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, येस इट इज़ हैपनिंग एनीवे, व्हाई नॉट मेक इट लीगल, कि ये किसी न किसी तरीके से हो रहा है तो इसको लीगल कर दे, ये एक आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, no, betting in India is considered a root cause of many problems like bankruptcy, suicide, etc. बोला नहीं, जो बेटिंग है ना जिसकी वजह से जब लोग हार जाते हैं ना पैसे, तो बैंक के जो पैसे हैं या बैंक की जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, इकोनॉमिकल, लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी कंडीशन है। ये है सेकेंड। थर्ड, yes it would increase revenue for the government in the form of taxes। कह रहा है कि बेटिंग कर तो लीगल है, उस पर टैक्स लगा दो ताकि गवर्नमेंट को पैसे मिलने शुरू हो जाए। Yes, it is legalized in many developed country like UK, so we should also do this। अब हमें क्या पूछना है, हमसे पूछ रहा है which argument you have to identify the strong and weak argument among them। अब ऑप्शन में आते हैं, क्या लिखा है, only 3 is strong, only 4 is strong, both 2 and 3 is strong, both 2 is only 2 is strong, both 1 and 3 is strong। ऐसा है ना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाला ही है। अब एक बार ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर कह रहा है येस इट इज़ हैपनिंग एनीवे, व्हाई नॉट। अच्छा, अब कोई गलत काम अगर छुप छुपा के हो रहा है तो क्या उस गलत काम को लीगली दे दे, चलो भाई अब तुम खुलेआम करो, पहले तुम छुपा के कर रहे थे, अब तुम खुलेआम ही करना शुरू कर दो, हमने लीगली कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं यार, ये नहीं है पॉसिबल, ये गलत है। दूसरा, कट कर रहा हूँ रेड से। नेक्स्ट, no, betting in India is considered a root cause of many problem like bankruptcy, suicide। कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटिंग की वजह से जब लोग हारते हैं, हो सकता है कोई जीतता हो उनके लिए अच्छी कंडीशन हो जाता है, लेकिन कोई जीती तब रहा जब कोई हार रहा है। अगर कोई हार रहा है तो उनके घर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको भी हंट में रखते हैं सेकंड वालों में। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ यस में जा रहा हूँ। अगर सेकेंड की बात कर ले तो हमारे पास जो सेकेंड है ये करेक्ट है और सेकेंड इधर है, तो थर्ड को एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, yes it would increase revenue for the government in the form of taxes। कह रहा है कि अगर आप yes it is happening, ये अगर कर दिया तो टैक्सेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और टैक्स बढ़ना मतलब गवर्नमेंट की अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो हमें उस बेसिस पर इसको कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ऐसी है जो छुप छुपा के इधर उधर कैसे करके चल रही है, क्या गवर्नमेंट
इतनी गिर गई है कि वो उन हर गलत काम को, हर वैसे काम को जो लीगल नहीं होनी चाहिए उनको लीगली सपोर्ट कर ले, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। नहीं भाई मेरे, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और ये आर्ग्यूमेंट में एक बात कही जाती है कि अगर आपने किसी थर्ड पर्सन की बात की कॉपी करके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप, वैसे गलत है, नया लाइए, बढ़िया लेके आइए। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से? ऑप्शन 2, राइट। ये था आपका स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस और अजम्पशन के पार्ट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। देखो मेरी पूरी कोशिश थी इस वीडियो में कि मैं आपको न केवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊं बल्कि क्वेश्चन के साथ उसमें जो पैटर्न पूछा जाता है वो भी आपको बताऊं, ताकि जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पढ़ो और देखो कि अजम्पशन लिखा, आर्ग्यूमेंट लिखा, इन्फ्रेंस लिखा, तो आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होना चाहिए। और यही इस थ्रू आउट वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।